नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक का स्पेशल एडिशन। और जैसे कि आपको पता ही है कि एग्जिट पोल्स आ चुके हैं और एक सुनामी जो है वो हो सकता है कि स्टॉक मार्केट पे आती हुई नजर आए। ये पॉजिटिव साइड पे होगी, ज्यादातर जानकारी मानते हैं, लेकिन उसको कंफर्म करने के लिए आज हमारे साथ सुदीप बंदोपाध्याय जी जुड़े हैं। बहुत ही गहरी पकड़ रखते हैं भारतीय स्टॉक मार्केट पे। सुदीप जी नमस्कार, स्वागत है आपका बेस्तक पे। दर्शकों को नमस्कार बता दूं कि रजत। दर्शकों को बता दूं कि प्रधानमंत्री का जादू फिर से सर चढ़कर बोल रहा है और उन्होंने नारा दिया था 400 पार। और जो एग्जिट पोल्स आए हैं उसमें इंडिया टुडे एक्सिस माय इंडिया का जो एग्जिट पोल है वो बता रहा है कि एनडीए को 361 से 401 सीटें मिल सकती हैं। तो ये प्रधानमंत्री मोदी का नारा कि अब की बार 400 पार, ये सच होता दिख रहा है। देखते हैं कि मंगलवार को क्या ये आंकड़ों के आसपास आंकड़े आते हैं या फिर इसको भी ओवरशूट कर जाएंगे। पोल ऑफ पोल्स बताता है कि एनडीए को 371 सीटें मिलने की संभावना इस समय बहुत ज्यादा है। स्टॉक मार्केट पे इसका क्या असर देखने को मिलेगा ये समझाएंगे सुदीप जी। लेकिन सुदीप जी, सबसे पहले इन एग्जिट पोल्स पे आपका फर्स्ट रिएक्शन। देखिए, मार्केट के तौर से मैं ये कहूंगा रजत जी की मार्केट विल लव दिस एग्जिट पोल रिजल्ट्स, क्योंकि पिछले एक डेढ़ हफ्ते से जो सट्टा बाजार के जो आंकड़े आ रहे थे वो बहुत एक्साइटिंग नहीं था। और उसमें उसके चलते मार्केट में एक दबाव सा बना हुआ था, थोड़ा फियर था, प्रॉफिट बुकिंग था, लॉट ऑफ नर्वसनेस एचएनआईज के बीच में देखने को मिल रहा था। इसी कारण मार्केट थोड़ा गिरा भी है। और अब ये जो एग्जिट पोल्स के जो आंकड़े सामने आए हैं, इससे ये साफ होता है कि जो 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 सरकार है इसका कंटिन्यूएशन, सरकार का मैंडेट बरकरार रहेगा और मार्केट इसको थम्स अप देगा जरूर। और कल सुबह जब मार्केट खुलेगा एक बहुत अच्छा रैली देखने की संभावना रहेगी। इसके बाद मंगलवार जब नतीजे आएंगे तब ऑफ कोर्स मार्केट विल रिएक्ट टू दैट एक्चुअल नंबर्स। बट कल जो एग्जिट पोल पे मार्केट का बहुत पॉजिटिव रिएक्शन जरूर देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ये जो इलेक्शन शुरू हुए थे तो इस पे बोल दिया था कि 4 जून को ऑपरेटर्स जो हैं वो सौदे पंच पर कर करके थक जाएंगे, तो जो लेना है वो अभी लीजिए, उसके बाद तो 4 जून के बाद शायद आपके हाथ लगेगा भी नहीं। अमित शाह साहब ने भी यही बोला था कि 4 जून के बाद मार्केट बहुत तेज चलेगा। अब वो बात सही है कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भविष्यवाणी करते हुए नजर आए थे स्टॉक मार्केट पे, लेकिन ये स्टॉक मार्केट है, ये किसी के लिए वेट तो करेगी नहीं। अगर कोई रिएक्शन पॉजिटिव आना होगा तो वो कल के सत्र में ही बड़ा रिएक्शन आ सकता है। लेकिन सर, पहला सवाल यही है स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से, मोदी की गारंटी पे कितना बड़ा बेट लग सकता है? ये जो आंकड़े बता रहे हैं और अगर ऐसा रियल सीट्स में कन्वर्ट हो गया, 361, 401, पिछली बार थे 353, उसके ऊपर के प्रेडिक्शंस हो रहे हैं, तो कितना बड़ा गैप अप बनेगा? रिकॉर्ड हाई अभी तक का है 23,110। क्या इसके ऊपर ही खुलने की संभावना ज्यादा है? जी बिल्कुल, इसके ऊपर खुलने की संभावना कल रहेगी। मार्केट जरूर कल बहुत अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन दिखाएगा। मैं जैसे कह रहा था कि देखिए, ये सारे जो रिएक्शन है ये इवेंट बेस्ड, न्यूज बेस्ड रिएक्शंस है और एक्साइटमेंट जरूर कल मार्केट में देखने को मिलेगा। परसों जब एक्चुअल नतीजे आएंगे तब उस नतीजे के आधार पे रिएक्शन मार्केट में देखने को मिलेगा। पर अगर आप ये सब शॉर्ट टर्म रिएक्शंस को एक साइड में रखें और एक मीडियम या लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव सोचे, तो इंडियन मार्केट एक बहुत अच्छा स्थिति में आज के दिन में है। स्ट्रक्चरल पोजीशन बहुत अच्छा है, मैक्रो माइक्रो सारे इंडिकेटर्स, सारे जो फैक्टर्स हैं पॉजिटिव है। तो हम लोग ये मानते हैं कि एक अगला 5-10 साल इंडिया का है और इस माहौल में मार्केट बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा। रिटेल निवेशक को हम लोग यही हमेशा सलाह देते हैं कि आप मार्केट में पार्टिसिपेट करिए, बाहर मत बैठे रहिए, पार्टिसिपेट करिए और निवेशित रहिए लंबी अवधि के लिए। हाँ, वही मैं पूछ रहा था, जो साइडलाइंस पे रह गए, जो देखना चाहते थे कि इलेक्शंस के बाद किसकी सरकार बनती है, जो अभी तक पैसे नहीं डाले जिन्होंने, क्या उनको इन लेवल्स पे आप सलाह देंगे कि आप पैसे डालें रिकॉर्ड हाइस पे? क्योंकि जो नीचे हिम्मत नहीं कर पाया वो रिकॉर्ड लेवल्स पे ले तो कहीं फंस ना जाए। ये यूफोरिया क्रिएट हो जाता है इलेक्शंस के बाद, अचानक से बहुत बड़ी तेजी बन जाती है। तो अभी के रिलेटिव टर्म्स में हमारी वैल्यूएशंस ठीक हैं अन्य कंट्रीज के मुताबिक? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप तो कनेक्टेड हो ही बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ। तो क्या भारत प्रेफर्ड डेस्टिनेशन रहेगा अगले 5 साल के? भारत जरूर प्रेफर्ड डेस्टिनेशन रहेगा। पिछले करीब कुछ महीनों से एफआईआई ज्यादा निवेश नहीं कर रहे हैं इक्विटी में। इसका 2-3 कारण है। एक कारण तो यह है कि डेट में जबरदस्त पैसा आ रहा था एफआईआई की तरफ से, क्योंकि इंडियन डेट जो ग्लोबल इंडेक्स में इंक्लूडेड हो रहे हैं, मल्टीपल ग्लोबल इंडेक्स में, इसके कारण डेट में जबरदस्त पैसा आ रहा था। दूसरा ये था कि रिलेटिवली साउथ ईस्ट एशिया में अगर देखें इंक्लूडिंग चाइना, तो इंडिया का वैल्यूएशन ज्यादा था। तो जो टैक्टिकल निवेशक है वो बाकी देशों में पैसा लगा रहे थे बेनिफिट लेने का, ये लोअर वैल्यूएशन का इंडिया के बजाय।
और तीसरी बात यह है कि जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर है, वो जब बड़ा कोई इवेंट रहता है जैसे कि जनरल इलेक्शन, और इतना बड़ा जनरल इलेक्शन हुआ, उसके पहले पैसा नहीं लगाते हैं, इंतजार करते हैं, इवेंट के बाद ही पैसा लगाते हैं। ये तीनों कारण था विदेशी निवेशकों का ज्यादा पैसा इक्विटी में नहीं लगाने का। पर अभी वो सारे कारण दूर होते दिख रहे हैं और अभी जबरदस्त पैसा एफआईआईज की तरफ से आएगा। अब रही बात रिटेल की, अभी इस माहौल में निवेश करना ही नहीं करना है, हम लोग ये मानते हैं कि अभी भी बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक पावर सेक्टर का जिक्र करूंगा। बहुत बेहतरीन सिचुएशन पावर सेक्टर में है, जबरदस्त डिमांड है, हर कोना कोना इंडिया का इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है और इसके चलते पावर डिमांड बढ़ रहा है और ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन भी हो रहा है। तो ये सब अगर नजर में रखते हैं तो पावर सेक्टर की जो दिग्गज कंपनी है जैसे एनटीपीसी, अभी भी खरीदारी की बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है मानते हैं हम लोग। एफएमसीजी जो कि चला ही नहीं क्योंकि रूरल डिमांड ठीक नहीं था, मॉनसून अनफोर्सीन था, पर अभी मॉनसून का प्रेडिक्शन ठीक है, रूरल डिमांड वापस आ रहा है, तो एफएमसीजी में भी खरीदारी की अपॉर्चुनिटी है। ऐसे हम बात बहुत देर तक कर सकते हैं, पॉकेट्स की भी जिक्र कर सकते हैं। तो मुद्दा ये है कि अपॉर्चुनिटी अभी भी है, पर आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप ट्रेडर है या आप इन्वेस्टर है। अगर आप इन्वेस्टर है, बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, निवेश करिए, 1 साल का नजरिया रखिए। अगर आप ट्रेडर है तो अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, वो तो अलग कैटेगरी हो गया। अच्छा, लेकिन ये समझ में आता है कि एनडीए की रणनीति आप देखिए सर, अभी तो ये सिर्फ एग्जिट पोल्स ही आए, ये तो ट्रेलर समझिए, अभी तो फाइनल आउटकम आना बाकी है जो मंगलवार को आएगा। लेकिन 100 दिनों के एजेंडे के लिए मोदी जी ने बैठक बुला ली है आज, तो ये नेक्स्ट 100 डेज की प्लानिंग करने के लिए उतर आए हैं। उसके बाद तो फिर फॉरेन से उनको इन्विटेशन भी है कि आप बतौर प्रधानमंत्री भारत के हमारे देश में विजिट भी करो, ऐसा भी है जो बैठकें होने जा रही हैं। तो उनकी तो प्रिपरेशन पहले से शुरू हो गई है। ये एनडीए रुकती नहीं है, ये मतलब ऐसा लगता है कि 24 घंटे काम करने वाली पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन ओवरऑल अभी मुद्दा यही है कि ये जैसे आपने अभी सेक्टर्स बताए ना, मैं उससे पहले बता दूं दर्शकों को कि हम क्यों यहाँ पर बोल रहे हैं कि बहुत बड़ी तेजी बन सकती है। क्योंकि देखिए, अभी तक जो एस्टिमेट था कि 353 पिछली बार था, तो इसी के आसपास ही आंकड़ा था। इनफैक्ट बाजार डर किससे रहा था कि बुलिश तो हैं, 320 330 के आसपास आते तो बुलिश तो होते, लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली बात हो गई कि अब औसत ही देखो 371 की बात हो रही है। और एक्सेस माय इंडिया टुडे एक्सेस माय इंडिया का पोल बोल रहा है 401 मैक्सिमम हायर साइड पे। तो इसके आसपास का आंकड़ा बाजार को बहुत खुश कर सकता है। ऊपर से खुशी वाली बात क्या है कि डाउ जोन्स पिछले सत्र में उछल गया 574 पॉइंट्स, मॉनसून के समय पर अराइवल होने की बात हो रही है। उसके बाद जो सबसे बड़ा एक ट्रिगर पॉइंट बन सकता है दैट इज एफआई, जिसके बारे में अभी सुदीप जी बात कर रहे थे, वो नेट शॉर्ट है। ऐसे भयंकर शॉर्ट बना रखे हैं उन्होंने मार्केट पे। अगर जब शॉर्ट कवरिंग होती है तो ये दो तरफा तेजी समझो, एक तो शॉर्ट कटेंगे उसकी वजह से तेजी, और एक नए सौदे जो क्रिएट होंगे उसकी वजह से भी तेजी। तो ये सब जो चीजें इंडियन मार्केट्स को ड्राइव कर सकती है, और इसीलिए मैंने प्रश्न पूछा था क्या रिकॉर्ड हाइस पे कूद सकते हैं कि नहीं। तो हाँ, बिल्कुल गुंजाइश है रिकॉर्ड हाइस पे पहुंचने की। अब ना आप सेक्टर्स पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सर एक आंकड़ा आपकी ओर से, क्योंकि हम पोल करेंगे, अब अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस से पूछेंगे और बाजार के एक्सपर्ट से पूछेंगे, ये आंकड़ा क्या आपके जहन में है? निफ्टी इस इलेक्शन वेव में टिल बजट कहां तक दौड़ सकता है? कोई आंकड़ा जो आप देना चाहें, 23,500, 24,000, 25,000, कहीं तक तो एक लेवल होगा जिसको निवेशक ध्यान में रख के चले, क्योंकि व्यू तो सबका है। देखिए, मार्केट अगर ठीक ठाक चले तो जो बजट की बात की जा रही है जुलाई में, तब तक निफ्टी 24,000 टच कर सकता है, ये मैं मानता हूं, क्योंकि एक बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा मार्केट को, यही उम्मीद हम रखते हैं। और अगर बात करें अगला बजट का, तो तब तो बहुत जा सकता है, जो कि अगले साल फरवरी में आएगा, फरवरी मार्च में 28 फरवरी आता है। उस टाइम तक मार्केट बहुत ऊपर जा सकता है। इसका मैं ये मानता हूं कि मुख्य कारण है विदेशी निवेशक दम जम के पैसा लगाएंगे इंडियन मार्केट में अगला 3-6 महीना। देखते हैं सर, अब मोदी की गारंटी पे ये लगता है दाव की नहीं, क्योंकि अभी बाजार पहले तो इलेक्शन रिजल्ट्स को बुनाने की कोशिश करेगा। अब सर मोदी स्टॉक्स पे आते हैं सर, कौन से स्टॉक्स? मेरे को तो ऐसा लगा आप बोलोगे सरकारी ठप्पे वाली कंपनियां चुन लो, सरकारी ठप्पे वाली कंपनियां तेज होंगी। क्या ऐसा हो सकता है? सरकारी शेयर्स में क्या यहाँ से मोमेंटम बनेगा? हमने देख ही लिया पिछले 2-3 साल में क्या गजब कर गए, HAL, BEL, BDL, डिफेंस स्टॉक्स, रेलवे स्टॉक्स, उसके बाद PSU स्टॉक्स जो आज तक कोई छूता नहीं था, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हाथ नहीं लगाते थे, अब लपकने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यहाँ पर रैली और बन सकती है? और मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, HAL का जिक्र तो प्रधानमंत्री साहब ने भी बहुत बार कर दिया है। HAL, LIC, ये तो उनके मुंह से भी निकल आए हैं स्टॉक्स। देखिए, मैं
पहले जो जिक्र कर रहा था रजत, थोड़ी देर पहले मैंने भी एनटीपीसी का जिक्र किया। वो भी सरकारी कंपनी है, पावर सेक्टर। हम लोग पावर सेक्टर पे बुलिश हैं, तो पावर सेक्टर की जो कंपनीज हैं, ज्यादातर पीएसयूज कंपनीज, जैसे एनटीपीसी का जिक्र किया, एनएचपीसी की बात हो सकती है, पावर ग्रिड का बात कर सकते हैं, पीएफसी आरईसी का बात कर सकते हैं। हम लोग मानते हैं पावर सेक्टर में एक बहुत अच्छा ट्रैक्शन है और रहेगा बहुत देर तक, क्योंकि ये सारा कुछ है। देखिए, रिकॉर्ड गर्मी है, और इस गर्मी में सबसे बड़ा कंजम्पशन किसका है? पावर का। और ये पावर सेक्टर की जो बिजनेस है कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। ट्रांजिशन जो ग्रीन एनर्जी में हो रहा है उसका भी बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। सारा बेनिफिट पावर सेक्टर में है। तो पावर सेक्टर में वैल्यूएशन भी मैं ये कहूंगा कि डिफेंस जैसा थोड़ा फुल वैल्यूएशन नहीं हुआ है अभी तक, तो यहाँ पे जरूर ध्यान दिया जा सकता है पावर सेक्टर में। दूसरा सेक्टर जो सरकारी मैं कह सकता हूँ जहां पे ध्यान दिया जा सकता है, वो पीएसयू बैंक्स। पीएसयू बैंक पे जरूर ध्यान दें, क्योंकि वहां पे भी वैल्यूएशन अभी तक फुल नहीं दिख रहा है। वहां पे भी अप्रिसिएशन का बहुत अच्छा गुंजाइश है। डिफेंस, और अगर हम डिफेंस की बात करें और हम बात करें रेलवे स्टॉक्स की, यहाँ पे हमारा मानना यह है कि ट्रैक्शन है, बहुत अच्छा कामकाज होने की संभावना है, पर वैल्यूएशन के लिहाज से मैं थोड़ा सतर्क रहने की सलाह दूंगा। तो ये तो सरकारी कंपनियों की बात हो रही है। अच्छा सर, इसमें ना वो आप पावर वाली बोल रहे हो ना, तो मेरे जो दिल में सवाल है वो ये है कि ये जो सोलर पैनल से जुड़ी जो कंपनी और जो सोलर फाइनेंसिंग करती है सोलर सेक्टर को, उन कंपनियों के ऊपर आपकी राय? क्योंकि अभी तो सिर्फ 1.5 करोड़ घरों के ऊपर सोलर रूफटॉप पैनल लगाने की बात की गई थी। ये बजट में क्या ये आंकड़ा बदल भी सकती है वित्त मंत्री, और क्या आगामी बजट में बड़े ऐलान हो सकते हैं सोलर सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के लिए या फिर इस सेक्टर के लिए? जी, जरूर हो सकता है और होना भी चाहिए, पर यहाँ पे मैं थोड़ा सतर्क, निवेश के हिसाब से थोड़ा सतर्क रहने की सलाह दूंगा, क्योंकि सोलर पैनल्स के प्राइसेस ग्लोबली एक रिकॉर्ड लो लेवल पे आ गया है, और वहां पे कंपनीज के लिए थोड़ा दिक्कतें आ रही हैं, जो फाइनेंशियली प्रॉफिटेबल, फाइनेंशियली वायबल रहना, कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे निवेश के लिए मैं थोड़ा सतर्क रहने की सलाह दूंगा। पर पावर सेक्टर, जैसे आप वापस मैं एनटीपीसी का जिक्र करूंगा, ये ग्रीन एनर्जी में, सोलर सेक्टर में, विंड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे अदानी ग्रीन है, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट सेक्टर में भी कंपनीज हैं जो कि जो ग्रीन एनर्जी, जिसपे सोलर एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वहां पे काम कर रहे हैं। वहां पे मेरे ख्याल से ध्यान देना चाहिए। सोलर पावर इक्विपमेंट वाले कंपनी से थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है। और सोलर फाइनेंसिंग हमने बहुत देर से देखे हैं, आरईसी, पीएफसी, अभी तो न्यू एंट्रेंट इल्डा, उसका स्टॉक भी बहुत फोकस में आया। ये रहेगा सोलर क्या? फाइनेंसिंग, जी, सोलर फाइनेंसिंग भी इंपॉर्टेंट एरिया है, और मैं ये भी कहूंगा कि वहां पे भी आप ध्यान रखिए। देखिए, पावर का डिमांड जबरदस्त है, और बहुत पावर फैसिलिटी, पावर कैपेसिटी अभी लगेगी, और भी अगला 5-10 साल तक पावर कैपेसिटी बढ़ता रहेगा। और ये पावर कैपेसिटी अगर बढ़ता रहे तो इसको फाइनेंसिंग करने का हिम्मत बैंक्स में नहीं है, और बैंक्स का स्ट्रक्चर भी वो नहीं है कि ये फाइनेंस कर पाए। तो ये फाइनेंसिंग कहाँ से आएगा? ये पीएफसी, आरईसी, आईआरईडीए जैसे ऑर्गेनाइजेशन से ही इसका फाइनेंसिंग आएगा। तो इनका भी बिजनेस बहुत बढ़ेगा और प्रॉफिटेबली बढ़ेगा, यही उम्मीद है। अच्छा, ये रेलवे स्टॉक्स पे आपकी राय है? क्योंकि जो संकल्प पत्र है बीजेपी का, उसमें यही है कि 14.5 किलोमीटर प्रतिदिन रेलवे लाइंस बिछाएंगे और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बढ़ाएंगे। उसके बाद हमें पता ही है कि मेट्रो का कितनी अलग अलग शहरों में कितनी तेजी से उन्होंने जो नेटवर्क है उसको फैला दिया है। तो अभी ओवरऑल रेलवेज में अगर कहीं बेट लगानी हो तो फिर कौन सी कंपनियां जो है वो आपके रडार पर है? देखिए, रेलवेज में मैं जैसे कहा, ट्रेडिशनल जो रेलवे स्टॉक्स हैं, जो वैगन मैन्युफैक्चरर्स हैं, आईआरएफसी, आईआरसीटीसी जैसी कंपनीज हैं, तो मैं यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि वैल्यूएशन थोड़ा फुल लग रहा है मुझे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सतर्क रहने की बात कहूंगा निवेशकों को। पर ये मैं जरूर कहूंगा कि आपने जो जिक्र किया, रेलवे लाइंस लगेंगे, वैगन, बाकी सारे भी रेलवे रिलेटेड जो काम वो होगा, इसके लिए देखिए सबसे बड़ा मुझे लगता है कि जिसका जरूरत होगा वो है स्टील। और जो कंपनी रेलवे लाइंस बनाते हैं, जैसे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिंदल स्टील, ये सारे कंपनीज के शेयर्स पे मैं नजर रखने के लिए जरूर निवेशक को बताऊंगा, क्योंकि वैल्यूएशन यहाँ पे अभी तक एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे जरूर निवेश कर सकते हैं, क्योंकि इनका प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा। दूसरा, अगर रेलवे गुड्स का मूवमेंट बहुत बढ़ता है तो फायदा किसको होता है? कंटेनर से ही होता है, और कंटेनर कॉर्पोरेशन एक ऐसा कंपनी है जहां पे जरूर ध्यान देना चाहिए। तो मैं थोड़ा हट के रिलेटेड सेक्टर्स पे ध्यान देने के लिए कहूंगा, इंस्टेड ऑफ
फोकसिंग ऑन सेम टीटागढ़ वैगन और ऐसे कंपनीज, टिक्समैको रेल, जहां पे बहुत वैल्यूएशन ऑलरेडी बढ़ गया है। अच्छा, ये जो आपने बैंक्स, इसमें पीएसयू बैंक्स आपने बोले, तो अभी तो ये जो बैंक निफ्टी है ये अपने रिकॉर्ड स्तरों पर तो पहुंचा नहीं, और अगर बैंक्स में तेजी बननी हुई तो फिर वो बैंक निफ्टी पे अगर तेजी बनी तो फिर तो निजी क्षेत्र के बैंक जो बड़े वाले बैंक्स हैं उनमें भयंकर तेजी बन सकती है अगर बैंक निफ्टी रिकॉर्ड स्तरों पे पहुंचने की कोशिश करे तो क्या आपका अनुमान है कि बैंक निफ्टी रिकॉर्ड स्तर लगाएगा, 50,000 के पार जाएगा, और फिर कौन से बैंक्स पे नजर रखनी? जी बिल्कुल जाएगा, और बैंकिंग क्षेत्र में बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल बैंकिंग क्षेत्र दबाव में था पिछले कुछ महीनों से। उसके बहुत सारे कारण हैं, और एक कारण ये भी है कि एफआईआईज की तरफ से निवेश नहीं आ रहा था कि बैंकिंग एफआईआईज का फेवरेट क्षेत्र है, पर आने वाले दिनों में बैंकिंग क्षेत्र में अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, और ये ट्रैक्शन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो बड़े दिग्गज बैंक्स हैं वहां पे भी दिखेगा और पीएसयू बैंक्स में भी दिखेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, अभी भी वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखें तो पीएसयू बैंक्स का वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, आफ्टर बहुत बड़ा है उसके बाद भी अट्रैक्टिव है इफ यू कंपेयर देम विथ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। वो छोटे मझोले प्राइवेट सेक्टर बैंक्स या लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक, सबके कंपैरिजन में पीएसयू बैंक्स के वैल्यूएशंस अभी भी अट्रैक्टिव है। स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये एक दो बैंक अगर हम छोड़ दें, तो बैंक ऑफ बड़ौदा छोड़ दें, तो बाकी जो पीएसयू बैंक्स हैं वहां पे अभी भी अपॉर्चुनिटी है, ये मैं मानता हूँ। हमारा मेजर फोकस जो जा रहा है ना वो सरकारी कंपनियों की तरफ ही जा रहा है इस इंटरव्यू में, तो उसमें एक सेक्टर है दैट इज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। इलेक्शंस के बाद क्या ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं और उसका इम्पैक्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे क्या आ सकता है अगर ऐसा हुआ? जी जरूर बढ़ सकता है जी, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक एक थोड़ा पाबंदी जैसा रहता है ऑयल प्राइस बढ़ाने पे। अब तो वो चला गया है, तो अब जरूर बढ़ सकता है, पर स्थिति ऐसा है, कच्चा तेलों का दाम भी एक स्टेबल एक रेंज में घूम रहा है, तो शायद बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ाने की जरूरत नहीं होगी, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो सकता है। ओवरऑल भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, बीपीसीएल, एचपीसीएल का मैं जिक्र कर रहा हूँ, अच्छे कंपनीज हैं, वेल मैनेज कंपनीज हैं, पर वो जो अनिश्चयता रहता है प्राइस, पेट्रोलियम के प्राइसेस को लेके, उसी के चलते यहाँ पे थोड़ा प्राइसिंग हमेशा दबाव में रहता है। पर अगर एक्चुअली कभी फ्री प्राइसिंग हो जाए कच्चे तेल का, तो मुझे लगता है कि ये दोनों कंपनी बहुत ऊपर जा सकता है। अच्छा बेस है, अच्छा फंडामेंटल्स है। अच्छा, और ये जो क्वार्टर 4 रिजल्ट्स है इसमें माइनिंग कंपनियों के नतीजे कैसे आए सर? ये जो सरकारी कंपनियां, स्पेसिफिकली इशारा तो यहीं पर ही है, लेकिन आने वाले समय के लिए माइनिंग कंपनीज पे बेट लगाई जा सकती है, कौन से स्टॉक्स रिडार पर रखना चाहिए? जी मेटल्स ओवरऑल हमारा फेवरेट क्षेत्र है, पर निवेशक को हम हमेशा ये बताते हैं कि एक वोलेटाइल सेक्टर है, और इस पे अगर आप निवेश कर रहे हैं तो वोलेटिलिटी के लिए तैयार रहिए। पर ग्लोबली अगर हम देखें तो एक इंटरेस्ट रेट कम होने की संभावना बहुत जबरदस्त है ग्लोबली, यूएस में बोलिए, बाकी कंट्रीज में बोलिए, इंडिया में बोलिए, और ग्लोबल इंटरेस्ट रेट जब कम होता है तो मेटल्स का डिमांड बढ़ता है। दूसरा, चाइना में इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए फिस्कल स्टिमुलस की बात की जा रही है, थोड़ा बहुत फिस्कल स्टिमुलस दी भी जा रही है, तो इसका बेनिफिट भी मेटल्स को मिलता है, और चाइना मेटल्स का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, तो ग्लोबली मेटल प्राइसेस बढ़ेंगे। इंडिया में भी जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग का काम हो रहा है, जैसे आप रेलवेज की बात कर रहे थे, रेलवे लाइन एक्सपेंशन, हर चीज में मेटल का बहुत बड़ा डिमांड होता है, तो मेटल्स का प्राइस ओवरऑल इफ यू टेक 1-2 साल का व्यू तो अच्छा रहेगा, और इसके चलते मेटल माइनिंग कंपनीज को इंडिया में फायदा मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर का कंपनी वेदांता, यहाँ पे हम पॉजिटिव हैं। ये सारे मेटल्स, बहुत सारे तो मैं नहीं कहूंगा, ज्यादातर मेटल्स में इनका प्रेजेंस है, तो यहाँ पे जरूर खरीदारी की जा सकती है। कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस भी लिए जा रहे हैं यहाँ पे, जिसका चलते भी वैल्यू अनलॉकिंग हो सकता है, तो वेदांता पे जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक, वैल्यूएशन बहुत ऊपर है, लिक्विडिटी कम है, पर इसके बावजूद हिंदुस्तान जिंक में भी खरीदारी की जा सकती है, क्योंकि सिल्वर का माइनिंग, सिल्वर जो डेरिवेटिव है वो एक हिंदुस्तान जिंक के जरिए ही बनता है। जो मुख्यतः बीजेपी के संकल्प पत्र में लिखा है ना, उसी पे ही मैं आऊंगा, और उसमें यह है कि ये जो मिड साइज हाउसिंग सेगमेंट है, और उसमें भी जो ये जो स्लम रीडेवलपमेंट वाले जो प्रोजेक्ट्स है ना, ये मोदी सरकार बहुत एग्रेसिवली परस्यू करेगी आने वाले समय में। तो रियल एस्टेट से जुड़ी सरकारी कंपनियां हमें समझ में आती हैं, एनबीसीसी है, हुडको है, कोई और स्टॉक्स भी हैं जो इस क्षेत्र में आपको लगता है कि आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए? एनसीसी पे ध्यान रखना चाहिए, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़ा हुआ है, वहां पे जरूर ध्यान रखना चाहिए। एनबीसीसी, ऑफ कोर्स एनबीसीसी में भी ध्यान रखना चाहिए, और इसके साथ मैं ये कहूंगा कि सीमेंट कंपनीज,
इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, तो सीमेंट का डिमांड बढ़ेगा। और सीमेंट कंपनीज पे भी ध्यान रखना चाहिए। दिग्गज कंपनी जैसे अल्ट्राटेक बिल्कुल नो ब्रेनर है, वहां पे जरूर खरीदारी की जा सकती है। अभी तो सर अब ये नहीं पता ना कि आप कमेंट करोगे कि नहीं करोगे, नो ब्रेनर तो बाजार के सामने आ गया है। ये बताओ पहले कि अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए। और ये पिछले सत्र में शुक्रवार को अदानी पावर में ऐसा क्या हो गया अचानक से एक ही दिन में 10% उछल जाए। उसके बाद अदानी टोटल गैस 10% ऊपर, फिर अदानी एंटरप्राइजेस एक नए लेवल पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है साल के, और पहले अदानी पोर्ट्स भाग चुका है। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे जिनके पास है वो क्या करें, और क्या अभी खरीद सकते हैं इन स्टॉक्स को। अदानी पोर्ट्स में हमारा व्यू हमेशा से पॉजिटिव रहा है, तो अभी भी पॉजिटिव है अदानी पोर्ट्स में व्यू। बहुत अच्छा कामकाज कर रहे हैं। और इंडिया का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इंडिया का ग्लोबल ट्रेड रिफ्लेक्शन अदानी पोर्ट के जरिए मिल सकता है। और आप देखिए वेस्टर्न कोस्ट में सारे पोर्ट्स, बहुत सारे पोर्ट्स इनके हैं, ईस्टर्न कोस्ट में भी बहुत सारे पोर्ट्स इनके हैं। तो एक बहुत इंटीग्रेटेड प्लेयर के जरिए अदानी पोर्ट उभर रहा है, उभर के सामने आ रहा है। इंटरनेशनली भी इन्होंने अच्छा एक्सपेंशन किया है, और वैल्यूएशन भी बड़ा है, पर उसके बावजूद अट्रैक्टिव है, हम मानते हैं, अगर आपका नजरिया लंबा है। अदानी एंटरप्राइज में बहुत सारे बिजनेसेस हैं, और यहाँ पे एयरपोर्ट्स वाला बिजनेस शायद बाद में सेपरेटली लिस्टिंग किया जाएगा, और ये एक अच्छा वैल्यूएशन अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे बिजनेस हैं जिसके अपने पहलू हैं। डिफेंस में काम कर रहे हैं, वो भी इस कंपनी के अंदर है। बहुत सारे अदर एलिमेंट्स हैं। तो अदानी एंटरप्राइज, अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आप जरूर वहां पे हिस्सा ले सकते हैं। हिंडनबर्ग तो निपट गया ऐसा लग रहा है, बहुत बुरी तरीके से खरीदारी हो गई है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के। अच्छा, मैं तो अपनी तरफ से चर्चा करते ही चले जा रहा हूँ सर, लेकिन थोड़ा समराइज कर दो। जो भी व्यूअर्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं, बहुत सारे व्यूअर्स कनेक्ट हो गए अचानक से आज रविवार के दिन। पहले तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। तो ये समराइज कर दीजिए कि अगर अगर अभी एनडीए की सरकार की वापसी होती है तो कहां पर, एक तो मार्केट आपने बोल दिया कि यहाँ से तेज होगा और बजट तक तो बहुत ही तेज हो सकता है, 24,000 का आंकड़ा भी पार कर सकता है। तो अभी कौन से सेक्टर्स पे बेट लगाएं, कौन से स्टॉक्स, अगर पोर्टफोलियो क्रिएट करना हो तो टॉप 5 प्रायोरिटीज बता दीजिए अपने कि कहां पर पैसा लगाना चाहिए। देखिए, सबसे मैं ये कहूंगा कि पहला सेक्टर जिस पे ध्यान दीजिए ये है पावर और पावर रिलेटेड कंपनीज, जरूर ध्यान दीजिए। सोलर इक्विपमेंट वाले कंपनीज मत खरीदिए, बाकी आप ध्यान दीजिए इस पे। दूसरा सेक्टर जहां पे हमारा व्यू जबरदस्त है वो है एफएमसीजी, नेग्लेक्टेड सेक्टर। पिछला 1-1.5 साल से कुछ अच्छा रिटर्न भी नहीं दिया। रूरल इनकम कम था, मॉनसून अनसर्टेन था, पर अभी ऑल फैक्टर्स कन्वर्ज कर रहे हैं अच्छे की तरफ। रूरल इनकम ठीक हो रहा है, मॉनसून का बहुत अच्छा प्रेडिक्शन है, और वैल्यूएशन भी अच्छा है, तो एफएमसीजी पे जरूर ध्यान दीजिए। तीसरा सेक्टर में कहूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सेक्टर्स। तो या तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हो, कंस्ट्रक्शन कंपनीज हो, जैसे लार्सन टूब्रो, आपको सारे पहलुओं इसमें मिल जाएंगे। एनसीसी की बात मैंने की, एनबीसीसी का बात हुआ ऑलरेडी। इसके साथ जुड़ा हुआ जो सेक्टर सीमेंट, वहां पे ध्यान दीजिए। अल्ट्राटेक का जिक्र मैंने किया। कुछ और भी जो बिल्डिंग मटेरियल्स वाले कंपनी है, वहां पे ध्यान दिया जा सकता है। चौथा मैं कहूंगा पोर्ट्स, पोर्ट, अदानी पोर्ट का जिक्र हम लोगों ने किया, वहां पे जरूर ध्यान दिया जा सकता है। और पांचवा सेक्टर जिसका मैं जिक्र किया अभी, मेटल्स। मेटल्स में भी बहुत अच्छी तेजी है और ये रहेगी। वेदांता का जिक्र हुआ, हिंदुस्तान जिंक का जिक्र हुआ, मिश्र धातु का बात कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। और मेटल से जुड़ा हुआ ओवरऑल हमारा व्यू पॉजिटिव है। तो अगर मोदी मैजिक चला, जो कि अभी एग्जिट पोल्स बता रहे हैं, तो ये सेक्टर्स जो होंगे ये आपको कमाई के लिए रडार पर रखने चाहिए। अच्छा सर, अब थोड़ा मैक्रो लेवल पे आ जाते हैं। जो जीडीपी का आंकड़ा आया है इस बार 8.2% का फॉर FY24, और Q4 के लिए 7.8%, ये क्या आपके अनुमान से ज्यादा है? और क्या ये आने वाले समय के लिए, बिकॉज अभी तो ग्लोबल हेडविंड्स बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, क्या यही चीज हम 8% की दर से ग्रो कर सकते हैं FY25 के लिए भी? जी, ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारे कंपोनेंट्स ठीक होना पड़ेगा उसके लिए, पर जरूर पोटेंशियल है इंडिया का 8% ग्रो करना। पर ध्यान में ये जरूर रखिए कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात हो रही है, तो इस साल ईयर बिफोर थोड़ा लो था, उस बेस पे 8% ग्रो करना अच्छा है, पर 8% ग्रो हुआ। पर ये 8% के बेस पे इसके ऊपर आपको 8% ग्रो करना चैलेंजिंग है, पर हो जरूर सकता है। मैं ना रामदेव अग्रवाल जी का भी एक, जब सबके कमेंट्स आ रहे हैं सब अलग अलग मार्केट्स एक्सपर्ट्स के, उन्होंने बोला कि जो मार्केट कैप इंडिया का अभी है वो अगले 5 साल में डबल हो सकता है। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? क्या मार्केट कैप इंडिया के अगले 5 साल में डबल हो जाएगा? यानी कि जो 25,000
ये जो हम अभी बात कर रहे हैं 22,500 की निफ्टी, 24,000 की निफ्टी, क्या ये 48,000 50,000 की निफ्टी हो सकती है अगले 5 साल में? देखिए 5 साल स्पेसिफिक ऐसा तो एक मतलब उन्होंने कहा है, पर मैं ये मानूंगा कि निफ्टी बहुत अच्छा प्रोग्रेस करेगा। अब डबल 5 साल में होगा या 7 साल में होगा ये बताना मुश्किल है ऑनेस्टली। पर जो मैं मानता हूं कि विदेशी निवेशक जो कि मार्केट में ज्यादातर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे इक्विटी मार्केट में, वो जबरदस्त पैसा लगाएंगे, और डोमेस्टिक निवेशक जो कि साइडलाइंस में थे वो भी आएंगे। तो एक बहुत अच्छा लिक्विडिटी ड्रिवन रैली हम लोगों को देखने को मिलेगा बहुत जल्द, और ये रैली मार्केट को बहुत ऊपर ले जाएगा, ये मैं मानता हूँ। अब 5 साल में होगा या 4 या 7 ये बताना मुश्किल है। अच्छा, ये एफआईएस क्यों नहीं पैसा लगा रहे? क्या इनके यहाँ ब्याज दरें नहीं घट रही, इसकी इसकी वजह से ये पैसा नहीं लगा रहे, या फिर कोई और रीजन है? हम तो कंसिस्टेंटली देख रहे हैं कि एफआईएस शॉर्ट है इंडियन मार्केट। देखिए 2-3 कारण है, मैं इसका जिक्र कर भी रहा था पहले। एक तो देखिए ये डेट में जबरदस्त पैसा लगा रहे थे, इंडियन डेट में। तो इक्विटी के बदले में डेट में लगा रहे थे, क्योंकि इंडियन डेट बहुत सारे ग्लोबल इंडेक्स में इंक्लूड हो रहे हैं। तो अगर आप डेट के आंकड़े उठा के देखें तो बहुत जबरदस्त लिक्विडिटी एफआईआईज की तरफ से डेट मार्केट में आया है। दूसरी बात है टैक्टिकल जो इन्वेस्टर्स है, ग्लोबल निवेशक, वो क्या कर रहे थे, वो देख रहे थे चाइना में अंडर वैल्यूएशन है, बहुत सारे अदर मार्केट्स में अंडर वैल्यूएशन है, तो वहां पे निवेश कर रहे थे शॉर्ट टर्म के लिए। पर जो स्ट्रक्चरल इन्वेस्टर है वो इंडिया में निवेश करेंगे, इंडिया में निवेश करना चाहते हैं, पर वो एक इवेंट का कंप्लीशन का इंतजार कर रहे थे जो कि इलेक्शन है। ये नॉर्मली कोई बड़ा इवेंट हो तो उसका इंतजार करते हैं, उनको मालूम है कि शायद वैल्यूएशन ऊपर चला जाएगा कंपेयर टू अगर वो पहले खरीदते, पर वो इंतजार करते हैं एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल फॉर द इवेंट टू गेट ओवर। चौथी बात जो आपने कही कि ब्याज दरें थोड़ा ऊपर था ग्लोबल मार्केट में, तो रिस्क ऑन ट्रेड उतना बहुत जबरदस्त नहीं था, इसके कारण भी थोड़ा इंतजार कर रहे थे। तो ये 3-4 कारण थे जो कि आस्ते आस्ते सब दूर हो रहे हैं, और ये दूर होने के साथ साथ इंडिया में जबरदस्त पैसा आएगा, क्योंकि ग्लोबल ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट 2-3% के बीच में है और इंडिया का 8% है। तो ऑब्वियसली इंडिया में पैसा आएगा, ये तो एक नो ब्रेनर जैसा है। अच्छा, अब ना ये आरबीआई, अब ये इलेक्शन जोर हो जाएंगे तो फिर आरबीआई मेन फोकस एरिया हो जाएगा, क्योंकि 7 जून को आरबीआई की पॉलिसी आनी है, एमपीसी की बैठक शुरू हो जाएगी, 3 दिवसीय बैठक है 5 जून को। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आरबीआई क्या इस बार ब्याज दरों में कटौती करने का कोई स्टेप उठाएगा या फिर ये स्टेटस क्यू रह जाएगा? स्टेटस को रहेगा, पर आउटलुक पे शायद कुछ चेंज हो सकता है। मुझे लगता है कि जब तक यूएस फेड ब्याज दरें कम नहीं करना चालू करेंगे, आरबीआई भी रेट कट नहीं करेगा, पर आउटलुक जरूर चेंज हो सकता है। और ये जो आरबीआई ने 2.11 लाख करोड़ की इसका रिकॉर्ड डिविडेंड दे दिया है, ये एक उम्मीद अब ये बन गई है कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो सरकार का यहाँ से कम हो जाएगा, सरकार के हाथ ये 2.11 लाख करोड़ की इसकी राशि लग गई है। उसका खर्च सरकार क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ के लिए करेगी या फिर सोशल रिफॉर्म्स के लिए? आप क्या एक्सपेक्टेशन? इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो सरकार का फोकस हमेशा रहा है और ये फोकस जरूर रहेगा। हम ये मानते हैं कि ये फोकस बहुत जरूरी भी है और फोकस यहाँ पे रहेगा भी। सोशल रिफॉर्म्स की अगर बात करें तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बहुत क्षेत्र में हो गया है और आने वाले दिनों में और भी काम देखेंगे। उम्मीद ये कर रहे हैं कि फर्टिलाइजर जैसे क्षेत्र में जहां पे बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ वहां पे शायद काम होगा। इसका उम्मीद जरूर करेंगे, जहां पे कि ऑल्सो बेनिफिट ट्रांसफर बहुत हद तक डायरेक्ट हो सकता है और शायद होगा भी। सर आखिरी सवाल यही है कि एक लास्ट मैसेज आप इन्वेस्टर्स को, व्यूअर्स को, जो भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं, वो प्लीज दे दीजिए। जो साइड लाइंस पे बैठे थे उनके लिए भी मैसेज और जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उनके लिए भी मैसेज। देखिए जो इन्वेस्टेड है उनके लिए मैं ये कहूंगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया, निवेश करके निवेशित रहिए, हड़बड़ा के एग्जिट की भी जरूरत नहीं है। अगला 5-7 दिन बहुत वोलेटाइल रहेगा, मार्केट ऊपर जाएगा, करेक्शन होगा, प्रॉफिट बुकिंग होगा, पर आप हड़बड़ा के कुछ मत करिए। आपने मार्केट में निवेश किया है, लंबी अवधि के लिए निवेशित रहिए। बहुत अच्छा ग्रोथ आने वाला है इंडियन मार्केट में। जिन्होंने निवेश नहीं किया, साइडलाइन में बैठे हैं, उनके लिए मेरा यही दरखास्त होगा कि आप इंडियन मार्केट में पार्टिसिपेट जरूर करिए। मैंने बहुत सारे सेक्टर स्टॉक्स के नाम लिए हैं, वहां पे अभी भी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, आप निवेश करिए। अब हर रोज निवेश के लिए ठीक है, अब कल क्या होगा, परसों क्या होगा, उस पर आप ध्यान मत दीजिए, थोड़ा लंबा नजरिया रखिए और निवेश करिए। इंडियन मार्केट एक बेस्ट इन क्लास रिटर्न जरूर प्रोवाइड करेगा निवेशकों के लिए। तो यानी सिस्टमैटिकली अभी मौजूदा स्तरों से भी अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लॉन्ग टर्म में पैसा बनाने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक भैया।
कंपाउंडिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो वेल्थ बनानी है तो इंडियन मार्केट अभी एक हॉट डेस्टिनेशन है, और अगर जो आंकड़े हैं जो आए हैं एग्जिट पोल में, अगर ये फाइनल आंकड़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो बाजार के लिए बहुत बहुत पॉजिटिव हो सकता है। बहुत शुक्रिया सुदीप जी, अपना कीमती समय बिस्तक को देने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।